अस्सलाम वालेकुम। आज का फार्माकोलॉजी लेक्चर होगा एंटी कन्वल्सेंट्स के बारे में, बट ओनली एज द रोल एज मूड स्टेबलाइजर्स। प्लीज पॉज द वीडियो एंड रीड दिस। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने मूड स्टेबलाइजर्स के एक ओवरव्यू के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई थी। आप उसको पहले देख लें, तो आई सजेस्ट कि आप उसको पहले देख लें, तो आपको इस वीडियो की बेहतर समझ आएगी। मैंने ये कहा था कि मूड स्टेबलाइजर्स जो होते हैं वो 3 तरह की बेसिकली मैं डिस्कस करूँगी। द फर्स्ट इज़ लिथियम, देन देयर इज़ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड देन देयर इज़ एंटी कन्वल्सेंट्स। लिथियम पे एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। दिस वन इज़ अबाउट एंटी कन्वल्सेंट्स बीइंग यूज्ड एज मूड स्टेबलाइजर्स। एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशन की प्रॉपर डिटेल के लिए न्यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। यहाँ पे सिर्फ फार्माकोलॉजिकल जो यूज़ है, साइकाइट्री में जो मूड स्टेबलाइजर के तौर पे एंटी कन्वल्सेंट्स के यूज़ हैं उसके ऊपर बात होगी। वेरी ब्रीफली आई विल डिस्कस दैम। तो अगर आप डिटेल में मूड डिसऑर्डर्स को स्टडी करना चाहते हैं जिनमें ये प्रिस्क्राइब होते हैं, तो यू कैन कंसल्ट माई साइकाइट्री प्लेलिस्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो एंटी कन्वल्सेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मूड स्टेबलाइजेशन पर्पस, उसमें कार्बामाजेपिन, वेल्प्रोइक एसिड, ऑक्सकार्बाजेपिन एंड लेमोट्रिजीन होती है। सो कार्बामाजेपिन जो है ख़ास तौर से यूज़फुल है मेनिया और मिक्स्ड फीचर्स के साथ, और रैपिड साइक्लिंग बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है। डिप्रेसिव फेज़ के अंदर इतना इफेक्टिव ये नहीं है। ये मूड को स्टेबल करता है बाय रिड्यूसिंग एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन। ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है और इनहिबिट्स द एक्शन पोटेंशियल्स एज वेल एज ऑगमेंटिंग गैबा ट्रांसमिशन। 5 to 7 days में इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन हो जाता है। यू मस्ट नो द पेशेंट स्टेटस प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से। यू शुड हैव अ प्रेगनेंसी टेस्ट डन इफ इट इज़ इंडिकेटेड बिफोर यू स्टार्ट द थेरेपी, क्योंकि कार्बामाजेपिन जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं देते, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। सीबीसी, एलएफटी भी पहले आपको ऑब्टेन करना चाहिए और फिर रेगुलरली उसको मॉनिटर करना चाहिए। आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि साइड इफ़ेक्ट्स में डिफरेंट सेल लाइंस मुतासर हो सकती हैं, तो उसको देखना साथ-साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट्स में एसआईएडीएच, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन, जिसकी वजह से देयर इज़ मोर वाटर रिटेंशन एंड काइंड ऑफ डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड, और उससे हाइपोऑस्मोलैरिटी हो जाती है। The most common side effects seen with carbamazepine are GI and CNS issues like drowsiness, ataxia, sedation, confusion. इसके साथ स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और दूसरे स्किन रैशेस हो सकते हैं। जो ज़्यादातर एग्जाम में टेस्टेड पॉइंट है वो ये है कि इसका इफेक्ट लिवर के ऊपर क्या है। इसमें लिवर एंजाइम्स एलिवेट होते हैं। इसके साथ एक बिनाइन ल्यूकोपीनिया होता है और हाइपोनेट्रीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया भी देखा गया है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस भी हो सकता है। इन सम पेशेंट्स विजन प्रॉब्लम्स कैन ऑल्सो बी देयर। फिर ये कि साइटोक्रोम P450 पाथवेज से मेटाबोलाइज होता है, तो इसकी ऑटो इंडक्शन का इशू देखा गया है। तो साथ अगर कोई और ड्रग्स हैं तो इसकी डोजेज को एडजस्ट करनी पड़ेगी। फिर ये कि टॉक्सिसिटी हो सकती है, कन्फ्यूजन, स्टूपर, मोटर रेस्टलेसनेस, एटेक्सिया, ट्रेमर, निस्टैग्मस, ट्विचिंग, वॉमिटिंग। व्हेन यू सी दीज काइंड ऑफ थिंग्स, so you should think about toxicity. ये एक निमोनिक है पैच, इसको आप देख सकते हैं। P for potentiating ADH action, water retention and hyponatremia. A for aplastic anemia, agranulocytosis. T for transient leukopenia and teratogenicity. C for CNS effects and H for hepatic transaminases. ऑक्सकार्बाजेपिन जो है ये कार्बामाजेपिन से मिलता-जुलता ड्रग है। ये भी इफ़ेक्टिव है मूड डिसऑर्डर्स में। इट्स बेटर टॉलरेटेड, लेस रिस्क ऑफ रैश एंड हेपेटिक इम्पेयरमेंट। इसके साथ ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस का रिस्क भी नहीं होता। इसमें आपने बस सोडियम लेवल्स को मॉनिटर करना होता है फॉर हाइपोनेट्रीमिया। फिर आते हैं जी वेल्प्रोइक एसिड के ऊपर। वेल्प्रोइक एसिड ख़ास तौर से देते हैं एक्यूट मेनिया, मेनिया विद मिक्स्ड फीचर्स और रैपिड साइक्लिंग डिसऑर्डर्स में। इसके मल्टीपल मैकेनिज़म्स ऑफ एक्शन है। फॉर एग्जांपल, ब्लॉक्स द सोडियम चैनल्स, इंक्रीजेस GABA concentrations in the brain, kind of like benzodiazepine like sedative effect इसका होता है, जिससे एक calming effect होता है। इसमें भी LFT और CBC के साथ मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। ड्रग लेवल्स को चेक करते रहना चाहिए और थेरेप्यूटिक रेंज इसकी 50 to 150 माइक्रोग्राम्स पर ml होनी चाहिए। ये भी प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और उसके साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में ख़ास तौर से जो एमसीक्यू आता है वो पैंक्रियाटाइटिस के मुताल्लिक आता है। तो इट कैन कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी, जीआई अपसेट, पैंक्रियाटाइटिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। लेमोट्रिजीन। लेमोट्रिजीन ख़ास तौर से इसके बारे में जो एमसीक्यू आता है वो ये होता है कि बाइपोलर डिसऑर्डर में जो डिप्रेसिव फ़ेज़ है उसमें लेमोट्रिजीन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक्यूट मेनिया और प्रिवेंशन ऑफ मेनिया में इतना फ़ायदा ये नहीं देती। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन में क्या है कि ये सोडियम चैनल्स को इनहिबिट करता है
और स्टेबलाइज करता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स को और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस को. बिकॉज ऑफ दैट सोडियम चैनल इफेक्ट्स ऑल्सो इट मॉड्यूलेट्स ग्लूटामेट एंड एस्पार्टेट. ये GABA रिसेप्टर पे कोई काम नहीं करता, इसलिए ये बेटर सूटेड है फॉर डिप्रेसिव एपिसोड्स. इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स में डिजीनेस, सिडेशन, हेडेक्स, एटैक्सिया, फोटोसेंसिटिविटी, GI अपसेट, वाइड स्प्रेड रैश, इची रैश होता है 10% में. और लेकिन इसका सबसे सीरियस साइड इफेक्ट स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है. और MCQ पॉइंट यही होता है लेमोट्रिजिन के बारे में कि बाइपोलर के डिप्रेसिव फेज में यूज होता है और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की एसोसिएशन है. इट्स मोस्ट लाइकली इन द फर्स्ट 2 to 8 weeks एंड इट इज़ मिनिमाइज्ड अगर आप स्टार्टिंग डोज को लो रखें और आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करें. वेल्प्रोएट जो होता है वो लेमोट्रिजिन के लेवल्स को इंक्रीज करता है और लेमोट्रिजिन वेल्प्रोएट के लेवल्स को डिक्रीज करता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट है. So this is a picture of skin manifestations of lamotrigine, which may be possible. If you like this video, please like, comment, share, and subscribe to my channel and follow me on Instagram and Facebook. I'll be back with more videos. Allah Hafiz.